जिस दिन मेरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हुई, उसी दिन उसने मुझ पे हंसते हुए 40 लाख रुपए रखे और कहा, 3 साल के लिए मेरे पति बन जाओ। मैंने हाँ कर दी। लेकिन वो तीन साल ऐसे गुजरे कि मैं भूल ही गया कि हमारे बीच कोई समझौता था। एक रात आधी नींद में मैं उसके बिस्तर पर चला गया। उसने एक जोरदार लात मारी और चिल्लाई, बदतमीज, मुझे मत छूना। इसी तरह जिस्म और रूह की तकलीफ झेलते हुए मेरे 2000 दिन और रातें बीत गईं। आखिरकार एक सुबह नाश्ते की मेज पर मैंने कह दिया, शाओनुआन, हम तलाक ले लेते हैं। पल भर पहले तक जो माहौल ठीक था वो अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसने आंखें तरेरते हुए कहा, सोच लिया? तलाक मांगोगे तो 40 लाख वापस करने होंगे, और अगर नहीं दे सके तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। वो अभी तलाक नहीं चाहती थी। 3 सालों ने उसे आदी बना दिया था, शू यी नाम के इस इंसान की। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तलाक ले लो। अगर वो वापस आने से पहले नहीं हुआ तो बाद में और मुश्किल होगी। इन 3 सालों का शुक्रिया। 40 लाख 1 साल में लौटा दूंगा। आज वक्त है, चलो तलाक की कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। उसके घमंड ने उसे रुकने नहीं दिया। सरकारी दफ्तर खुलते ही हम अंदर गए और 10 मिनट में बाहर आ गए, दोनों अलग। शाओनुआन ने मुझे एक नजर भी नहीं दी। गाड़ी उठाई और चली गई। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, आंखों में कड़वाहट भरी। वो 200 मीटर भी नहीं गई थी कि एक फोन आया। उसने गाड़ी रोकी। फोन पर एक जानी पहचानी आवाज आई, शाओनुआन। कल रात का फोन उसने क्यों उठाया? मैं खुश था तो मैं बताना चाहता था कि मैं जल्द वापस आ रहा हूं। लेकिन उसने फोन उठाकर बताया कि ठीक है, मुझे पता चल गया। क्या तुम दोनों पहले से बकवास बंद करो, शाओनुआन ने तड़कते हुए कहा। मेरा फोन कल नीचे रह गया था, कुछ और काम है, मैं व्यस्त हूं। फोन कट गया। किसी और औरत की आवाज सुनकर शाओनुआन को अचानक एहसास हुआ, मैं इस आवारा इंसान से प्यार करती थी। दिमाग जरूर दरवाजे में दब गया था मेरा। तलाक और फोन वाली बेइज्जती के बाद उसका मन नहीं था ऑफिस जाने का। वो सीधे अपनी मां के पास चली गई। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को जाकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मां, मैंने शूयी से तलाक ले लिया। 11 बजे माँ बाप के सामने सोफे पर बैठी शाओनुआन की खूब खिंचाई हुई। पापा जो हमेशा बेटी का पक्ष लेते थे, आज चुप रहे। माँ बोली, शाओनुआन, तुझे शर्म नहीं आती? शू यी को हमेशा तंग करती रही। छोड़ वो सब। तलाक कैसे ले लिया? इन सालों में तेरा काम इतना अच्छा चला, किसने किया? तेरे वो काम शू यी ने आधी रात को किए। घर में खाना बनाया, नहाने का पानी भरा, यहां तक कि तेरे कपड़े भी उसने धोए। और तू ही थी जो कहती थी, घर में एक मर्द हो तो अच्छा लगता है। अब कह रही है तलाक हो गया। शू यी बेचारे की किस्मत खराब थी जो तुझ जैसी मिली। शाओनुआन का चेहरा लाल हो गया। उसने पलटकर जवाब दिया, तुम मेरी मां हो या उसकी? और तलाक उसने मांगा, मैंने नहीं। तुम्हारी बेटी को छोड़ा गया है। पापा ने फोन उठाया। उस लड़के को अभी फोन करता हूं, पूछता हूं मेरी बेटी में क्या कमी है। मां ने रोका, तुम्हें शर्म नहीं? फोन करोगे तो वो कह देगा शाओनुआन के दिल में कोई और है। वो उस डू परिवार के लड़के का इंतजार कर रही थी। तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। शू यी को भी पता था। मां की आवाज सख्त हो गई। सुन शाओनुआन, अगर तूने उस दू के लड़के से कोई रिश्ता बनाया तो मैं तेरे हाथ से सारे शेयर वापस ले लूंगी। फिर देखना वो लड़का तुझे कहां छोड़ता है। शेयर पापा के हैं, शाओनुआन ने अकड़ कर कहा। मां ने पापा की तरफ देखा। तू देगा उसे? पापा ने धीरे से कहा, बेटा, मैं और तेरी मां दोनों एक ही बात कहते हैं। दू जीतांग के साथ हम नहीं मानेंगे। शाओनुआन ने आंखें भर लीं और बोली, तलाक शू यी ने मांगा, मैंने नहीं। कल रात दू जीतांग का फोन आया। बोला वो वापस आ रहा है और मुझसे शादी करेगा। वो फोन शू यी ने उठाया और आज सुबह उसने तलाक मांग लिया। मैंने क्या किया? मां ने आंखें नचाते हुए कहा, तेरी चालें मुझसे छुपी नहीं है। कल से तेरा फ्लैट आधे दाम पर बेच दूंगी। अब घर पर रहेगी। रात 9 बजे के बाद अगर घर नहीं आई तो टांगे तोड़ दूंगी। दू से मिली तो खैर नहीं, और आज कहीं नहीं जाएगी। मैं अभी शू यी के पास जाती हूं, पूछती हूं उसने तलाक क्यों मांगा। उधर उस रात एक बार छोटी नुआन, लेकिन उसका हाथ उस पर पड़ा ही नहीं। किसी ने उसकी कलाई थाम ली। उसके बगल में एक मोटा सा लड़का आ खड़ा हुआ। शेंजन, यहां हाथापाई करोगे? उठवाकर बाहर फेंकवाना है क्या? हर कोई तुम्हारे बस का नहीं होता। दूर से शेंजन के दोस्तों को कुछ गड़बड़ लगी और वे उठने लगे, लेकिन उस मोटे लड़के ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने शेंजन का हाथ झटक कर एक तरफ फेंका और छोटी नुआन की तरफ मुड़कर बड़े प्यार से मुस्कुराया। भाभी, अकेले क्यों आ गई? पहले से नशे में डूबी छोटी नुआन ने उस मोटे लड़के को धुंधली नजरों से देखा और सिर टेढ़ा करके पूछा, शुई का भाई? कसम के भाई हैं। नाम है सन। बस फुबाओ बुला लो। इस बार को मेरे चाचा और दीदी ने किसी के साथ मिलकर खोला है, इसलिए मैं यहां अक्सर रहता हूं। भाभी, गाड़ी चलाकर आई हैं? इतनी रात को सुरक्षित नहीं है।
अगर ये कमीने कुछ उल्टा सीधा करें तो बड़ी मुसीबत होगी। मैंने बड़े भाई को फोन कर दिया है, बस आते ही होंगे। छोटी किसी से टकराई। वो किसी की बाहों में थी, प्रिंसेस स्टाइल में। मैंने उसे थाम लिया था। सन फुबाओ मुस्कुराते हुए पलट गया। तुमने शराब पी और गाड़ी लेकर आई? मैंने कहा। अगर आज फुबाओ नहीं होता तो क्या होता? और तुम्हारे मुंह पर शर्म कैसी? पहले यहां आना था। वो मुंह छुपा रही थी। मैं पलट कर जाने लगा, तभी बाहर की हवा लगी और उसने मेरे ऊपर उल्टी कर दी। मैं एक पल के लिए टूट गया। दांत पीसते हुए बोला, अभी मां के पास ले जाना चाहिए तुम्हें। बताऊं कि तलाक के दिन ही बार में आ गई। गाड़ी की चाबी दो। नशे में उसने मुनमुनाते हुए कहा, मेरी मां है, तेरी नहीं। तो मैं तुम्हें तेरी मां के पास पहुंचा देता हूं। घर की चाबी नहीं है मेरे पास। श्यानुआन, घर जाने का इरादा ही नहीं था, है ना? मुझे सच में गुस्सा आ रहा था। वो मेरी बाहों में सिमट गई, जैसे कोई बच्चा जो गलती कर बैठा हो। फिर एक हिचकी के साथ बोली, शुई, मेरा कोई घर नहीं रहा। मां ने मेरा फ्लैट बेच दिया। कोई चारा नहीं था। मैं उसे अपने नए किराए के कमरे पर ले आया। उस रात मैं सोफे पर सोया। सुबह आंख खुली तो पूरा बदन दर्द कर रहा था, और जो बिस्तर मैंने अब तक हाथ भी नहीं लगाया था, उस पर कब्जा हो चुका था। फोन की आवाज ने नींद तोड़ी। सुबह भी नहीं हुई थी ठीक से। श्याओ नुआन का फोन था। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से उसकी मां की आवाज आई, तू कहां है? बोला था रात 9 बजे के बाद मत आना, अब आई तो? मैंने धीरे से कहा, मां, मैं शुई हूं। श्याओ नुआन यहां है। फोन कट गया। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया, मैं और तेरे पापा घूमने जा रहे हैं। श्याओ नुआन वहीं रहे, मुझे फिक्र नहीं। और अगर फोन किया तो सीधे मार्शल आर्ट से जवाब मिलेगा। मैं फोन देखता रहा। सास जी को जरा भी फिक्र नहीं। हालांकि 3 साल साथ रहे हैं तो शायद जरूरत भी नहीं। तभी पीछे से श्याओ नुआन आ गई। फोन चेक कर रहे हो? वो बोली। जब साथ थे तब नहीं देखा? जब मैं डू से बात करती थी तब भी नहीं पूछा? अब तलाक के बाद फोन जांचने लगे? चाहो तो मैं मदद करूं? मैंने पलटकर उसे देखा। मुंह धोया भी नहीं था। गहरी सांस लेते हुए बोला, श्याओ नुआन, अगर दोबारा शराब पी तो मां को सब बता दूंगा। भूख लगी है? उसने बात बदली। और फिर उसने अपना फोन उठाया, ब्लैकलिस्ट खोली। दू का नंबर वहां था। फोन सोफे पर फेंका और उठकर वॉशरूम की तरफ चल दी, गुनगुनाते हुए। मैं उसकी पीठ देखता रहा। अजीब लग रहा था। तलाक हुए एक दिन भी नहीं हुआ था, और फिर से एक साथ। वॉशरूम से आवाजें आ रही थीं। मैं उठा और किचन की तरफ चल दिया। किचन में नाश्ता बनाते हुए मैंने श्याओ नुआन को सास जी का मैसेज बता दिया। माँ और पापा घूमने गए हैं, घर की चाबी साथ ले गए। माँ ने कहा है तुम यहीं रहो। मुझे कोई एतराज नहीं, साथ रही हैं 3 साल। वॉशरूम से आवाज आई, शुई, जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है। ये बेशर्मी सुनकर मेरा मन किया कढ़ाई लेकर वॉशरूम में घुस जाऊं। तलाक भी हो गया, समझौता भी टूट गया, 40 लाख का कर्ज भी सिर पर है, और ऊपर से वापस साथ रहना। मैंने गहरी सांस ली और बोला, तुम जल्दी निकलो, मुझे भी निकलना है। आज नौकरी के लिए इंटरव्यू है। श्याओ नुआन ने वॉशरूम से आधा सिर बाहर निकाला। शुई, तुमने कल रात मेरे कपड़े भी धो दिए। छोड़ो ये इंटरव्यू, मेरा घरेलू नौकर बन जाओ। नहीं, मैं नहीं चाहता था कि मेरी पूर्व पत्नी को किसी पुराने प्यार के साथ देखूं और चुप रहूं। समझौते की शादी थी, तो भी थोड़ी तो मर्दानगी बचानी है। तुम जलते हो उससे, है ना शुई? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं चुप रहा। श्याओ नुआन पूछती रही। मैं नाश्ता लेकर किचन से निकल गया। शुई, बस एक बार कह दो कि तुम जलते हो, तो मैं उसे नहीं चुनूंगी। हाँ, जलता हूं, लेकिन अभी नाश्ता खाने का वक्त है। और एक बुरी खबर, अब फिर से तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है शुई। कल रात बार में कितने लोग मुझ पर लाइन मार रहे थे। नाश्ते के दौरान हम दोनों को एक बात का एहसास हुआ। तलाक के बाद हमारे बीच का रिश्ता बदल गया था। न मैं उसके सामने झुका झुका रहता था, न वो मुझे नौकर की तरह देखती थी। वो डरी हुई थी कि मैं बार वाली बात ना उठाऊं। और जब मैंने जलन की बात कही तो उसका मूड एकदम खिल गया। पहने थे, लेकिन मेरी नजर में वो बस एक हत्यारी थी जो मुझे मारते मारते बची। इससे पहले मैं कुछ कहता वो भागती हुई अंदर चली गई। मैंने ठुड्डी पर हाथ रखा और मन में सोचा, ये बंदी ठीक नहीं लगती। इंटरव्यू रूम में 3 लोग थे, 2 मर्द, एक औरत। बीच में बैठी जाओ मैनेजर ने पहले खुद को पहचान पाया, फिर मुझसे कहा, अपना परिचय दे। मैंने कहा, शू यी, उम्र 25, तलाकशुदा। 3 साल चैंग जैंग ग्रुप के प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम किया, कुछ छोटे प्रोजेक्ट किए, रोंग याओ की प्लानिंग में भी हिस्सा लिया। पढ़ाई 12वीं तक। घर में मुश्किल आई तो छोड़नी पड़ी। तलाक की वजह? पत्नी का घर बहुत बड़ा था, उसे रोकना सही नहीं लगा। अगर अभी रोंग जुआंग वर्ल्ड को मात देने की योजना बनाओ तो क्या करोगे? उन्हें मात देने की जरूरत नहीं। वो सस्ते बाजार का ब्रांड है, उनके ग्राहक अलग हैं।
रोंग याओ की ताकत ज्वेलरी शॉप्स और लग्जरी ब्रांड्स हैं। उनकी नकल करना न जरूरी है न फायदेमंद। आखिरी सवाल, चैंग जियांग क्यों छोड़ा? घर से दूर था, काफी है। जाओ मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तक जवाब मिल जाएगा। मैं उठा और जाने लगा, तभी पलटकर पूछा, नीचे जो लाल गाड़ी है वो आपकी कंपनी की है? तीनों के चेहरे पर असहजता आ गई। जाओ मैनेजर बोली, आप ठीक हैं? हाँ, वो कंपनी की गाड़ी है। ठीक है, जब गाड़ी वाली मिले तो 2 थप्पड़ मेरी तरफ से दे दीजिएगा। 8 सेंटीमीटर की हील पहनकर गाड़ी चलाई और मुझे उड़ाते उड़ाते बची। मैं चला गया। तीनों एक दूसरे को देखते रह गए। बाहर कंपनी में सबको पता था, सुबह 9 बजे के आसपास कंपनी के चौक को पार मत करना। फुटपाथ पर चलो, वरना खैर नहीं। जाओ मैनेजर ने एक आह भरी। मुझे ये लड़का पसंद आया। 1 महीने की ट्रायल पर रख लेते हैं। लिफ्ट का इंतजार करते हुए मैं अभी सोच ही रहा था, तलाक का फल भुगत रहा हूं शायद, कि लिफ्ट खुली और मैं आगे बढ़ा। सीने पर कुछ नरम सा लगा, पेट पर घूंसा पड़ा और चीख आई, अंधे हो? छूने की हिम्मत कैसे हुई? मरना है क्या? मेरे बाल खींचे, मैंने भी उसके बाल पकड़ लिए। औरत चिल्लाई, हील मेरे पैर पर पड़ी। मैंने देखा, वही थी, वही औरत जो नीचे गाड़ी से उतरी थी। बताओ किस डिपार्टमेंट में हो, अभी निकलवाती हूं, छोड़ो मेरा बाल। मैंने दांत पीसते हुए कहा, मैं इस कंपनी में हूं ही नहीं। नीचे तुमने गाड़ी से उड़ाया था मुझे, और अब ये तुम्हें ढूंढ रहा था। भीड़ जमा हो गई। तीनों इंटरव्यू वाले भी भागते आए। जाओ मैनेजर ने कहा, शू जी छोड़ो। ल्यू जीएम आप भी छोड़िए। ल्यू रुयन ने बाल संवारते हुए पूछा, जाओ ये कौन है? ल्यू जीएम, ये आज के इंटरव्यू कैंडिडेट हैं। नीचे गाड़ी से इनके पास से निकली थी आप। ल्यू रुयन ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, इसे कल से बुला लो, मेरे बाल खींचे, देखती हूं कैसे निकालती हूं। और वो चली गई, जाते जाते स्कर्ट ठीक करती हुई। सब देखते रहे, बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कंपनी से निकलते ही फोन आया, सोमवार से आ जाइए, सारी कागजी कार्रवाई रिसेप्शन से हो जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा था शेर की मांद में घुस रहा हूं। जाना जरूरी था। रोंग याओ ग्रुप मेरी योजना का पहला और सबसे जरूरी कदम था। जाओ नुआन की याद आई, और साथ ही उसका कमरा। 3 साल साथ रहकर मैं समझ गया था, अकेली रहने वाली औरत का कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों होता है। ऑफिस में साफ सुथरी करीने वाली वीपी, और घर में एकदम उलट। मैंने सास जी को फोन किया, आप लोग कब आएंगे? दूसरी तरफ से किसी और ने फोन उठाया, अरे बेटा, तेरी सास जी अभी महाजोंग खेल रही हैं, हम सब सानिया में हैं। पीछे से महाजोंग की आवाजें आ रही थीं। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बहाना बनाकर गए थे, असल में बस अपनी दुनिया में रहना चाहते थे। और शाओ नुआन को वापस नहीं भेज सकता था। उसकी और उनकी इज्जत का सवाल था। तलाक मैंने मांगा था। मन में सोचा, मेरी जिंदगी और अंधेरी होती जा रही है। उधर एक शानदार विला में सास जी महाजोंग की मेज से उठ चुकी थीं और पापा की खबर लेने निकल पड़ी थी, जिनकी जुबान थोड़ी ज्यादा चल गई थी। पापा ने आ भरते हुए कहा, सच में ठीक है ये सब? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सास जी ने संतरा छीलते हुए कहा, उन दोनों के बीच, सास जी ने बताया, इन दोनों के बीच जो हुआ वो मैं समझती हूं। और वो छोटी ना समझ, दरअसल सास जी ने शाओ नुआंग को फोन किया था। माफी मांग तो घर की चाबी मिलेगी। लेकिन उस ना समझ ने एक शब्द नहीं कहा और फोन काट दिया। यानी उसके पास सहारा है, ठिकाना है। तो फिर चिंता किस बात की? सास जी महाजोंग की मेज पर वापस आ गईं। मैं सुपरमार्केट में घूम रहा था, सोच रहा था रात को क्या बनाऊं। आखिरकार बड़ी आंत, लोबिया और मशरूम लिया और घर लौटा। शाओ नुआन आ चुकी थी। खुद के लिए पीले कार्टून का नाइट सूट लाई थी। सोफे पर बैठी चिप्स खाते हुए टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही बोली, सुई भूख लगी है। मैंने गहरी सांस ली। कितने दिन रहोगी? उसने जोर से सिर हिलाया। खाने और किराए का खर्च मैं दूंगी। सुई, मां फोन नहीं उठा रही, मैसेज में डांट रही है। मैसेज दिखाओ। डिलीट कर दिया। फोन जांचना चाहते हो? लो देखो। पर वैसे भी दू का नंबर ब्लैकलिस्ट में है। कोई कारण नहीं, बस नहीं चाहिए उसे। वो वॉशरूम चली गई। जब मैं सब्जी धो रहा था, शाओ नुआन रसोई में घुस आई। हाथ पीठ पर बांधे बड़े गौर से देख रही थी। सब मेरी पसंद का है, क्या डर था कि मैं आज वापस ना आऊं? मैंने बिना मुड़े कहा, तुम्हें रसोई की बदबू पसंद नहीं तो यहां क्यों आई? नहीं आती तो भी खाना बन जाता। सुई, तुम बदल गए। मर्द सब बदल जाते हैं। तलाक को कितने दिन हुए, पहले ही इतने ठंडे। और याद रहे, मैं अभी भी तुम्हारी कर्जदार हूं, पैसे लौटाओ। अगर खाने में आपत्ति नहीं तो केकड़ा क्यों नहीं खरीदा? केकड़े की बात निकली तो एक पुरानी याद आ गई। शादी के बाद एक बार शाओ नुआन केकड़े लाई। मुझसे कहा उबालो। मेरे बस का नहीं था, जीते जागते केकड़े। मैंने उन्हें एक्वेरियम में डाल दिया। अगले दिन शाओ नुआन ने एक एक करके उन्हें उबलते पानी में डाल दिया। उस पूरी शाम मेरा मुंह नहीं खुला। खाना नहीं बनाया, बर्तन नहीं धोए।
शाओ नुआन को पता चल गया कि गलती हो गई। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मुड़ा, बाहर गया, एक दही लेकर आया। जाओ सोफे पर बैठो, पियो, यहां परेशान मत करो। तलाक के बाद मैं उसके सामने झुकने वाला नहीं था। न पहले थी, न अब है। कोई ऊंच नीच नहीं। हाँ, अभी वो कर्जदार है, लेकिन इंसान बराबर है। शाओ नुआन भी बदली थी। वो खुद नहीं जानती थी। बड़ी आंत में मिर्च ज्यादा डालना। याद है वो रात? 2 बजे दर्द से तड़प रही थी। अस्पताल में रात गई। वो सर्दियों की बात थी। सबसे तीखी मछली मंगवाई। आधी रात को अस्पताल। शाओ नुआन को याद आया। पहले लगता था सुई का काम है। अब लगता है शायद वो छोटी सी खुशी थी। आखिर समझौते की शादी थी। तो मिर्च कम डाल दो, आंच ज्यादा रखना। सूप है? अंडे का। सुई, क्या कटोरी चम्मच रख दोगे? जी शाओनुआन जी, जरूर। वो किचन से निकली और मेरे होंठों पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। रात का खाना, 3 सब्जी, एक सूप। अगर शाओनुआन ना होती तो शायद इतना नहीं बनाता। दोनों चुपचाप खाते रहे, जैसे वो 3 साल लौट आया हूं। खाने के बाद टहलने निकले। शाओनुआन बहुत सुंदर है। लंबाई, लंबे पांव, जहां भी जाती है नजरें खिंचती हैं। उसके बगल में मेरा चेहरा भी कम नहीं। दोनों मिलकर मोहल्ले का ध्यान खींच लेते थे। बास्केटबॉल कोर्ट के पास शाओनुआन बोली, थक गई, पानी चाहिए। मैंने सुपरमार्केट और घर दोनों देखे। घर पर पीना। वो बड़बड़ाई, कंजूस, और दौड़कर सुपरमार्केट चली गई। मैं कोर्ट की तरफ देखने लगा। एक लड़के ने पांव मोड़ लिया था। टीम में एक कम था। भाई खेलोगे? काफी अरसे से बास्केटबॉल नहीं खेली थी। पहले 2 पास छूट गए। थोड़ी शर्मिंदगी हुई। कोर्ट उतारा और वापस मैदान में उतर गया। धीरे धीरे हाथ चला, पसीना बहा, और फिर लय आ गई। 3 पॉइंट, लेअप, स्टील, असिस्ट। मैं अपनी बेस्ट फॉर्म में आ गया। तभी मैदान का माहौल अचानक बदल गया। लड़के मशीन की तरह तेज हो गए, यहां तक कि डंक भी मारे। मैंने हैरान होकर बाहर देखा। शाओ नुआन आ चुकी थी। सोफे पर बैठी फोन पर बात कर रही थी। मेरे पति को घर सर्विस नहीं चाहिए, वो स्नैक्स नहीं खाते। फोन पर मीठी आवाज आई। मर्द हमेशा घर की बात घर में करते हैं। तो भी वो नहीं खाते, बस। डरो मत बहन, मैं खींच लूंगी उन्हें। आंटी, मेरे पति को लंबी टांगे पसंद है। मेरी हाइट 1 मीटर 72 है। आपकी? फोन कट गया। खेल भी खत्म हो गया। आखिरी कुछ मिनट मुझे बुरी तरह पीटा गया। मैं सबकी नजरों में उसके पास गया, पानी लिया और पिया। क्या था वो? शाओ नुआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये फूल पहले ही किसी ने ले लिया है। मैंने आसपास खड़े जवान लड़कों की नजरों की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो कॉल किसका था? मैंने उसके फोन की तरफ देखते हुए पूछा। शाओ नुआन मुस्कुराई और सर हिला दिया। स्पैम कॉल था। मैं बाहर तुम्हारी बेइज्जती होते देख रही थी। टाइम पास के लिए फोन देख रही थी। उम्र महसूस होने लगी? स्टेमिना खत्म हो रही है क्या? मैंने कंधे उचका दिए। जब इतनी खूबसूरत लड़की ऑडियंस में हो तो एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं पड़ती। चलो, वरना ये बच्चे मुझे अपना दुश्मन समझने लगेंगे। जैसे ही मैंने ये कहा, एक बॉल मेरे पीछे आकर उछली। वो लड़का जो पूरी शाम दंग कर रहा था, मेरे पास आया, 1-on-1 चैलेंज के लिए। मैंने मना नहीं किया। नतीजा, मैं पूरी तरह हार गया। वो लड़का बहुत खुश था। उसे लगा अब देवी जैसी लड़की उसकी तरफ देखेगी। लेकिन उसने देखा कि शाओ नुआन मेरा मजाक उड़ाते हुए हंसी रोक रही थी। और जब उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें सर्दियों की बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। हम वहां से चले गए। कोर्ट की सारी एनर्जी ही खत्म हो गई। सब वही ठक कर बैठ गए। वो दंग करने वाला लड़का गहरी सांस लेकर बोला, यार बास्केटबॉल छोड़ो, क्या हमें ये वक्त गर्लफ्रेंड ढूंढने में नहीं लगाना चाहिए? सब ने दिल से हाँ में हाँ मिलाई। शहर के किसी लग्जूरियस अपार्टमेंट में एक औरत गुस्से में मिरर के सामने खड़ी थी, डांट पीस रही थी। 1 मीटर बेहतर, मैं 1 मीटर 80 हूं। वो मेजरिंग टेप जरूर खराब थी। उस रात मैं जल्दी सो गया। शरीर और दिल दोनों से थक चुका था। मास्टर बेडरूम में शाओ नुआन मेरे पुराने फोन से खेल रही थी। मन में सवाल उठा, क्या शुई के बाहर कोई है? तलाक से पहले ही? हालांकि प्यार नहीं था उससे, लेकिन तलाक के 2 दिन बाद ही। शाओ नुआन ने एक नंबर मिलाया, दूसरी तरफ से तुरंत उठाया। उसने अपना चेहरा बदला, मीठी मुस्कान के साथ बोली, ली मैनेजर, इतनी रात को परेशान किया, माफ करना। सोए नहीं ना? वीपी का फोन, कैसे सोऊं? सुना था आपने छुट्टी मांगी थी, घर में कोई काम था? शनिवार रविवार मिला दें तो 4 दिन हो जाएंगे, काफी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो कल ऑफिस आकर काम हैंडओवर कर दें, मैं नोट लिख दूंगी। थोड़ी देर बाद असल काम पर आई। ली मैनेजर, सुना है आपकी पत्नी टेलीकॉम में है, एक नंबर है, क्या पता कर सकती हैं किसके नाम पर रजिस्टर है? फोन कटा। करीब आधे घंटे बाद ली मैनेजर ने वापस फोन किया। आधी रात को पति को ऑफिस भेजकर नंबर चेक करवाया, लेकिन वो नंबर बहुत ऊंचे दर्जे का था। जानकारी नहीं मिली। ली मैनेजर डरते डरते बताया, छुट्टी फिर भी मिली,
पर वीकेंड मिलाकर बस 4 दिन। श्याओ नुआन बिस्तर पर बैठी नंबर देखती रही, बुदबुदाई। दाश जैसा नंबर और प्रीमियम यूजर, ये क्या चक्कर है? हफ्ते का आखिरी 2 दिन बहुत सादे गुजरे। श्याओ नुआन वापस अपने पुराने रंग में आ गई, कमरे में बंद, काम में डूबी। एक पुरानी सोसाइटी की जमीन की बोली लगनी थी। उसकी कंपनी को जबरदस्ती घसीटा जा रहा था। नुकसान तय था। मैं नीचे अपना काम करता रहा। दोपहर थोड़ी कसरत की, लेकिन अब बास्केटबॉल वाले लड़कों ने मुझे अजनबी मान लिया। ये 2 दिन मेरे लिए बहुत भारी थे। 40 लाख का बोझ सांस लेने नहीं दे रहा था, लेकिन साथ ही एक जोश भी था। सोमवार की सुबह श्याओ नुआन जल्दी जल्दी नाश्ता करके निकली। जाते जाते पूछा, साथ छोड़ दूं? रास्ता नहीं पड़ता। सास जी का एक भी फोन नहीं आया। उन 2 दिनों में श्याओ नुआन ने भी कोई फोन नहीं उठाया, न मां का, न उस विदेश वाले का। मुझे समझ नहीं आया, ये क्या चक्कर है? उधर समंदर पार एक बड़ा लड़का बिस्तर पर बेजान पड़ा था। उसे भी नहीं पता था श्याओ नुआन क्या कर रही है। असिस्टेंट ने बताया, वो अपने पति के साथ हनीमून पर गई हैं। दू जीतांग को जैसे करंट लगा। मन में आया, वापस जाते ही पहले शू ही का हिसाब करूंगा। इस गवार ने मुझसे आगे निकलने की हिम्मत कैसे की? सोमवार को मैं कंपनी पहुंचा। इस बार होशियारी से चौक से दूर रहा। 3 साल श्याओ नुआन के साथ रहकर एक बात सीखी, अमीर और गरीब की दुनिया अलग होती है, और सुंदर औरतों से थोड़ी दूरी अच्छी। घर में जो हाल होता है वो बाहर की चमक से बिल्कुल उलट होता है। श्याओ नुआन ने एक बार कहा था, दुनिया की 90% अकेली रहने वाली औरतें ऐसी ही होती हैं। बिना किसी झंझट के रोंग याओ के दरवाजे में दाखिल हुआ। आज पूरा ऑफिस था। मैंने फिर से सूट पहना था, थोड़ा निखरा हुआ लगा। रिसेप्शन पर आईडी दिखाई, कॉन्ट्रैक्ट लिया, साइन किया। रिसेप्शनिस्ट ने एक टॉफी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखी। आंखें दबाते हुए बोली, रोंग याओ में आपका स्वागत है। ये टॉफी कंपनी की तरफ से तोहफा है। कल की कड़वाहट भूल जाओ, यहां काम मीठा है। मैं मुस्कुराया। जवाब देने ही वाला था, तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, सब बहुत फुर्सत में है? काम खत्म हो गया? इतना वक्त है तो कंपनी के चारों तरफ 20 चक्कर लगाओ। इस तरह बेडौल होकर खड़े रहोगे तो कंपनी की इज्जत जाएगी। मैंने मुड़कर देखा। लियू रू यान, पीली टाइट स्कर्ट, 8 सेंटीमीटर हील, गहरे लाल बाल। इसे देखकर कोई जीएम नहीं कहेगा, बल्कि धीरे धीरे मेरे होंठों की मुस्कान गायब हो गई। वो सीधे मेरे सामने आकर रुकी। माना कि खूबसूरत है, बेहद, लेकिन इस खूबसूरती के मुंह से जो निकलता है। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? काम नहीं पता तो जाकर शौचालय साफ करो। यहां खड़े होकर रास्ता मत रोको। इस औरत को देखकर लग रहा था, आज किसी से लड़कर आई है। मैंने अच्छे मर्द औरत से नहीं लड़ते वाला सिद्धांत अपनाया और पलट लिया। लेकिन लियू रूयान ने बांह पकड़ ली। कॉन्ट्रैक्ट देखा, फिर रिसेप्शनिस्ट पर बरस पड़ी। बेचारी लड़की सिर झुकाए खड़ी रही, आंखें भर आईं। प्लानिंग डिपार्टमेंट किसने कहा? मैंने कितनी बार बोला, जनरल डिपार्टमेंट। शू यी, जनरल डिपार्टमेंट में जाओ। कॉन्ट्रैक्ट बाद में पहुंचेगा, और अभी मेरी आंखों के सामने से हटो। मेरा दिन पहले ही खराब है। लियू रू यान का 99% हिस्सा उस जमीन की वजह से था जिसकी बोली लगनी थी। जो भी लेगा नुकसान में रहेगा। बाकी 1% में। प्रेसिडेंट लियू, मैंने प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था। अब अचानक मुझे जनरल अफेयर्स में ट्रांसफर कर दिया। जनरल अफेयर्स की सैलरी प्लानिंग से 1000 ज्यादा है। बोनस भी सेम रहेगा। ठीक है प्रेसिडेंट लियू, आपका अंडरवेयर ऑलमोस्ट दिख रहा है। सेफ्टी शॉर्ट्स पहनी है, निकलो। मैं निकल आया। उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की थी, लेकिन यह औरत कहीं से भी कमजोर नहीं थी। मेरे जाने के बाद लियू रुयन का मिजाज थोड़ा ठीक हुआ। उसने रिसेप्शनिस्ट की मेज ठकठकाई। रो क्यों रही हो? रोने से कुछ नहीं होता। जाओ, फाइनेंस से 200 रुपए बोनस लो और 2 घंटे की छुट्टी। लड़की की आंखें चमक उठी। यही उसका तरीका था, पहले डांटो फिर मनाओ। इसीलिए कोई उससे नाराज नहीं रहता था। कंपनी में उनकी छवि थी, कड़वा मुंह, नरम दिल। 20 साल की छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कंपनी संभालना, टूटी नहीं, यही काफी था। लियू रुयन ने लिफ्ट में आह भरी। अब क्या करें जमीन का। जनरल डिपार्टमेंट पहुंचा। मुखिया थी यांगजे, 35-36 साल की, स्वभाव से शांत। टीम में 12-13 लोग, ज्यादातर मेरी उम्र के। डेप्यूटी हेड एक चिकना सा अंकल था, कोई 40 के आसपास। सुबह भर मैंने माहौल देखा, कोई काम नहीं। कोई दस्तावेज दूसरे डिपार्टमेंट भेजो, बस इतना। बाकी वक्त कोई फिल्म देख रहा था, कोई गेम खेल रहा था। मुझे बेचैनी हुई। मुझे प्लानिंग डिपार्टमेंट चाहिए था। वहीं मेरा मौका था। यहां तो सब्जी की तरह पड़े थे। दोपहर हुई, किसी ने खाने का जिक्र नहीं किया। मैंने पड़ोसी से पूछा, खाना कहाँ खाते हैं? चलो साथ में। उसका नाम सू लियांग था। मुझसे कुछ महीने छोटा, 2 महीने पहले आया था। उसे भी नहीं पता था यहां काम क्या होता है। बस यांग चे हमेशा व्यस्त रहती हैं। कैफेटेरिया में एचआर की जाओ मैनेजर मिली। मुस्कुराते हुए मेरी मेज पर 2 जूस रखती है। थोड़े झिझकते हुए बोली, सुई,
लियू जीएम का स्वभाव ऐसा है, बुरा मत मानना। सुना तुम्हें जनरल डिपार्टमेंट भेजा। मुझे अफसोस है, कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग का था। लेकिन लियू जीएम का सीधा आदेश था। मैं नहीं रोक सकती थी। अगर प्लानिंग में जाना हो तो मैं कोशिश करूंगी। प्लानिंग में जा सकूं तो बेहतर, लेकिन अभी जो है उसे स्वीकार करता हूं। बस सीखना है। उम्र के साथ वक्त नहीं रुकता। जाहो मैनेजर मुस्कुराकर चली गई। सू लियांग ने जूस देखा। भाई, जनरल में रहो। यहां आराम है, तनख्वाह ज्यादा है। प्लानिंग में क्यों जाना? यूं समझो, मुझे वहीं जाना है। और लियू जीएम से झगड़ा? लिफ्ट में टकरावे, तब पहचानते नहीं थे। सू लियांग की आंखें चौड़ी हो गईं। वो जो लिफ्ट वाला किस्सा था, वो तुम थे? भाई, तुम जिंदा हो, सच में हीरो हो। मैं हंसा, लेकिन मन में एक खटका था। जाओ मैनेजर का आना, क्या लियू रू यान ने भेजा था जासूसी के लिए? और वो खटका सही निकला। जाओ मैनेजर सीधे 14वीं मंजिल गई। दरवाजा खोला ही था कि एक फाइल फेंकी गई, कमर के पास से गुजरी। लियू रू यान की आंखों में आग थी। प्लानिंग वाले बेकार हैं। ये क्या प्लान है? क्या वो सोचते मैं अंधी हूं? उस जमीन पर शांग सियांग हमें फंसाएगी, और ये लोग नया मॉल बनाने की बात कर रहे हैं। सामने पहले से मार्केट है, और कोई कह रहा है सुपर स्टोर। उसके सामने पहले से बड़ा सुपर स्टोर है। दिमाग नहीं है किसी को? वो पूरी तरह टूटी हुई थी। ठुड्डी मेज पर टिकाकर बोली, जाहो जी, क्या करूं? बस एक चमत्कार चाहिए। कोई आए और इस जलती हुई जमीन से रोंग याओ को बचाए। जाओ मैनेजर ने धीरे से कहा, लियू जीएम, ये मेरा काम नहीं है। आपको केन वीपी से बात करनी चाहिए। वो वैसे भी आपकी कुर्सी चाहते हैं। लियू रूयान ने आह भरी। हाँ, और सुई? उसकी डिग्री फर्जी है, लेकिन शांग शांग में 1 साल से कम में प्लानिंग में नाम हो गया था। किसी का पर्सनल एडवाइजर भी रहा है। प्लानिंग में जाना चाहता है। ज्यादा जिद नहीं, लेकिन उम्र से ज्यादा समझदार लगता है। लियू रूयान ने एक पल सोचा। प्लानिंग? मैं तो चाहती हूं प्लानिंग को आग लगा दूं। पर ठीक है, यांग को बोलो सुई को बुलाए। और प्लानिंग वालों को कहो, आज घर नहीं जाते। रात का खाना मंगवाओ उनके लिए। दोपहर की झपकी लेते हुए मुझे एक हंसती हुई आवाज ने जगाया। एक छोटी सी लड़की उछलती हुई जनरल डिपार्टमेंट में आई। सबसे घुली मिली, हंसमुख। खेल बंद हुए, लड़कियों ने लिप ग्लॉस निकाला। लेकिन यांग जी की एक खांसी से वो सिकुड़ गई। दीदी, लियू जी एम के पास नहीं थी तो यहां क्यों आई? पकड़ी जाएगी। लियू जी एम नहीं भेजा है, सुई को ढूंढने। सबकी नजरें मुझ पर। सू लियांग ने धीरे से कहा, भाई, अगर तुम जिंदा वापस आए तो तुम्हारी सिगरेट मेरी। लियू रुयन ने मेज की सारी फाइलें जमीन पर फेंक दी, साथ में अपनी हाई हील भी। मैंने गहरी सांस ली और झुककर सब उठाने लगा। मन के अंदर एक आवाज थी, क्या यही मेरी किस्मत है? 3 साल श्याओ नुआन की देखभाल। तलाक हुआ, सोचा आजाद हुआ। वो वापस आ गई। नौकरी मिली, सोचा कुछ काम होगा। यहां फिर किसी औरत के पीछे सफाई कर रहा हूं। मैंने पक्का माना पिछले जन्म में बहुत औरतों को तकलीफ दी होगी। फाइलें उठाकर मेज पर रखी। लियू रुयन ने फिर धकेल दी। मैंने फिर उठाई, फिर से धकेल दी। अब मेरा भी धैर्य जवाब दे गया। सारी फाइलें उठाकर कूड़ेदान में डाल दी, साथ में उनकी दोनों हील भी। और पोछा उठाकर फर्श साफ करने लगा। सुई, दिमाग खराब है? मेरी हील फेंक दी, मुझे घर छोड़ोगे? जनरल डिपार्टमेंट का काम है ये। जनरल डिपार्टमेंट में सारे बेकार हैं, मैं उनमें शामिल नहीं। तुम्हें लगता है मैं निकाल नहीं सकती? लियू जीएम, मैं यहां नौकरी के लिए आया हूं, इनाम के लिए नहीं। और मिट्टी का बुत भी 3 तोला ताकत रखता है। लियू रुयन गुस्से से फोन उठाने लगी। एक नंबर और एचआर को फोन जाता। लेकिन उसने देखा, सुई पीट करके पोछा लगा रहा था, बिल्कुल बेफिक्र। ये शाओनुआन की देन थी। 3 साल में मैंने सुंदर औरतों से पूरी तरह इम्यूनिटी बना ली थी। आधे घंटे में ऑफिस साफ हो गया। मैंने पूछा, लियू जीएम, ये फाइलें फेंक दूं? और क्या मुझे जनरल डिपार्टमेंट जाना है? जहां मन करे जाओ, देखकर चिढ़ होती है। मैं चला, लेकिन दरवाजे पर उनकी आवाज आई, सुई, कमीने, मेरी हील वापस कर। मैं रुक गया। थोड़ा अजीब लगा, हील कूड़ेदान में थी। वापस गया, झिझकते हुए हील निकाली और मेज के पास रख दी। लियू रुयन नंगे पैर खड़ी थी, आंखों में थकान और बेबसी थी। सुई, मदद करो। मैं रुक गया। उन्होंने सच में कहा था, मदद करो। मैंने पूछा, मरते घोड़े पर दांव? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, प्लानिंग डिपार्टमेंट हार गया, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट हार गया, अब कोई नहीं बचा। मुझे पैसे चाहिए। मुझे पता है, प्लानिंग में भेजने के लिए तुम यहां आए थे। मैं वो कारण भी जानती हूं। अगर तुम्हारा प्लान काम किया और लॉस नहीं हुआ, 20 लाख। 2 दिन में? हाँ, 40 लाख। ठीक है। लियू रुयन बेवकूफ नहीं थी। अगर प्लान फेल हुआ तो एक पैसा नहीं मिलेगा, और अगर वो कुछ नहीं करती तो जनरल में बैठकर गेम खेलना था। लेकिन अगर सफल हुई, 40 लाख सस्ते थे।
मैं चला गया। ये मेरी योजना का हिस्सा था। यही कारण था रोंग याओ आने का। जनरल डिपार्टमेंट में वापस आया। सब अनुमान लगा रहे थे। सू लियांग ने दबी आवाज में पूछा, भाई, सही सलामत? हाँ। लियू जीएम ने क्या किया? ऑफिस साफ करवाया। और काम दिया। सबकी नजरें टेढ़ी हो गईं। नए आदमी को सीधे काम, पहले दिन। श्याओ यांगजिया वापस आई। 20-25 फाइलें थामे आते आते सबकी मदद ठुकराती आई। मेरे सामने पटकी, साथ में एक रेड बुल। लियू जीएम ने कहा, सारी फाइलें इन्हें दो। और कॉफी लानी थी, लेकिन मैं गरीब हूं। मार्केट से रेड बुल उठाई। लियू जीएम को मत बताना। मैंने रेड बुल उठाया और उसे दे दिया। मेहनत का इनाम। ये लो, लेकिन छोटी सेक्रेटरी मत बोलना। वो नाराज हो गई, आंखें भरने लगी। मैं घबरा गया। माफी मांगू या ना मांगू? तभी यांगजे निकली, बहन के सिर पर हाथ मारा और बोली, ये मेरी छोटी बहन है, यहां आती रहती है। सू, ये तुम बुरा मत मानो। अरे, दोनों बहनें हैं। मैंने सिर खुजाया। पड़ोसी सब हंस रहे थे। यांगजे ने कहा, लियू जीएम ने बताया गुरुवार तक नतीजा चाहिए। कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। जी यांगजे। ये काम देखकर बाकी जनरल वालों का मूड खराब हो गया। नया आया है, पहले दिन ही काम लेने लगा, हमें बेकार दिखाएगा। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। 40 लाख का बोझ था, वक्त नहीं था। शाम 5 बजे सू लियांग बोला, भाई घर चलते हैं। मैंने फाइलें बंद की। घर पर भी पढ़ सकता हूं। सू लियांग ने कंधे पर हाथ रखा। भाई, सबको नहीं दिखाते मेहनत। यहां कुछ लोगों को पसंद नहीं। मैं किसी से आगे निकलने की दौड़ में नहीं हूं। मुझे पैसे चाहिए। सू लियांग ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है, कल 7 बस लेंगे। घर की तरफ जाते हुए मैंने सोचा, कल का बचा खाना गर्म करके काम चला लेंगे। फिर खुद से पूछा, श्याओ नुआन मानेगी? फिर सोचा, तलाक हो गया, उसकी मर्जी क्यों देखूं? लेकिन अंदर से जवाब आया, 3 साल की आदत। घर पहुंचा। शाओ नुआन सोफे पर चिप्स खाते हुए टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही चिप्स छुपाए घुटनों पर बैठ गई। भूख लगी है, और अगर खाना नहीं बनाया तो मां को फोन करूंगी। बताऊंगी शुई मुझे भूखा रखता है। मैंने गहरी सांस ली। पहला दिन था, थोड़ी देर हो गई। और मां को मत करना। उन्होंने पूछा था इस साल नए साल पर घर आओगे या नहीं। अगर पता चला हम तलाकशुदा हैं, तुम तो बच जाओगी, मैं मारा जाऊंगा। अरे छोड़ो, मैंने सब्जी लाई है, किचन में है, जल्दी बनाओ। नहीं बनाया तो मां को बताऊंगी शुई ने तलाक दिया। मैं किचन में गया। देखा सब कुछ मेरी पसंद का था। मुझे नहीं पता भूल गई या जानबूझकर। खाना बनाते हुए मैंने पूछा, शाओनुआन, नए इलाके में एयरपोर्ट के पास जो पुरानी सोसाइटी है, उस जमीन की बोली के बारे में तुम्हारे पास कोई जानकारी है? वो किचन के दरवाजे पर आ टिकी। बोली नहीं, बस किसी एक को बुलाया जाएगा। जो भी उठाएगा नुकसान तय है। हमारी कंपनी बस दिखावे के लिए वहां है। क्यों नुकसान होगा? ट्रेनिंग एयरपोर्ट है, हटेगा नहीं। रात को भी उड़ान होती है, लोग परेशान हैं, सरकार कुछ नहीं कर सकती। इमारत ऊंची नहीं बन सकती। सामने डेकोरेशन मार्केट और स्मॉल गुड्स मार्केट है। थोड़ी दूर सुपरमार्केट और शॉपिंग स्ट्रीट। जो भी बनाओ घाटा। तोड़ने का पैसा कौन देगा? सरकार। लेकिन वो पैसा कम पड़ेगा। पहले खाना बनाओ, मैं भूखी हूं। मैंने मुड़कर खाना बनाया। मन में तस्वीर साफ होने लगी। लियू रुयान को पहले से पता था ये जमीन रोंग याओ के पास आएगी। इसीलिए इतनी घबराहट। 2 दिन, 40 लाख। घाटा कितना हो सकता है? जमीन 5 साल खाली रही तो वापस ले लेंगे। कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। मेरे जितना नुकसान होगा। मतलब 40 लाख के आसपास। तू ये सब क्यों सोच रहा है? पहले मेरे पैसे वापस कर, फिर दूसरों का सोचना। खाने की मेज पर शाओ नुआन ने मेरे पांव पर कोई 10 बार टांग मारी। मैंने कुछ नहीं कहा। खाने के बाद बर्तन धोए। शाओ नुआन गुस्से में ऊपर चली गई। मुझे समझ नहीं आया क्यों। मैंने सोचा, उसे कुछ नहीं कहा तो नाराज क्यों? छोड़ा। घर साफ किया और ऊपर आकर फाइलें देखने बैठ गया। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। शाओ नुआन नाइट सूट में आई। सीधे मुझ पर चढ़ गई। मारा, काटा, लड़ी। जब जीत गई तो उठी, मेरा फोन उठाया और बोली, तलाक के बाद भी एक शांत अवधि होती है। मैंने डू को ब्लैकलिस्ट किया। तुम भी कोई चालाकी मत करना। किसी से बात की तो अभी पैसे वापस करो। मैंने थका हुआ जवाब दिया। 40 लाख का कर्जदार कौन बेवकूफ लड़की को पसंद करेगा? और वैसे भी मेरा वीचैट नहीं है। क्यों क्यों तुमने खुद बंद करवाया था। शाओ नुआन सुनो, बिना बात के मुझे ऐसे मत मारो। मैं उठने लगा। शाओ नुआन ने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। मैं समझ गया, रुक गया। मां। मैं वहीं बैठ गया और सारी रात सफाई देता रहा। बस मजाक था, हाथ नहीं उठाया। पापा ने फोन छीना और जमकर डांटा। मेरी बीवी पर कभी हाथ नहीं उठाया, तू बहू पर उठाएगा? आखिर में मां ने आदेश दिया, इस साल नए साल पर दोनों घर आओ। फोन कटा। मैं लेट गया छत देखते हुए। अब नए साल पर घर जाना पड़ेगा। तुम ना गई तो मां सवाल करेगी। और तलाक पता चला तो
मेरी खैर नहीं। शाओनुआन पास में बैठी बोली, जाऊंगी। मां मुझसे प्यार करती हैं, तुमसे ज्यादा। तो ठीक है, अब जाओ, नहाओ। तुम भी नहीं सोओगे मेरे साथ? पहले जाओ, कुत्ते। वो नहाने चली गई। मैं वापस फाइलों में डूब गया। उधर आसमान के उस पार एक हवाई जहाज में दू जीतांग बैठा था। वो और नहीं रुक सकता था। वापसी जरूरी थी। शुई, उस गवार ने मुझसे पहले कदम रख दिया। वापस जाते ही पहला काम उसका हिसाब। दोस्तों, शुई बेचारा 40 लाख चुकाने के चक्कर में है और हम सिर्फ 1 लाइक मांग रहे हैं। इतना भी नहीं कर सकते? सब्सक्राइब का बटन इतना छोटा है जितनी लिऊ रुयान की हील, लेकिन उतना ही खतरनाक। कमेंट करो और बताओ, टीम शुई हो या टीम दू जीतांग। 7,000 लाइक्स दिए तो अगला पार्ट पक्का। नहीं दिए तो हम भी शाओनुआन की तरह मां को फोन करेंगे।